एक आदमी ने केवल मेज पर लुढ़कती हुई बीन्स को देखा और तुरंत एक भयानक रहस्य का पता लगाया, क्योंकि इसका मतलब यह है कि जिस समुद्री चौकी पर वे तैनात हैं वह अब लगातार तूफानों की मार से झुक गई है। यदि समय पर पीछे नहीं हटे तो यह चौकी देर सवेर ढह जाएगी और तब वे भी मौत से नहीं बच पाएंगे। लेकिन सबसे भयानक बात यह है कि अब यह 4 सदस्यीय दल समुद्री चौकी पर 2 साल से अधिक समय से तैनात है और उनके पास खाद्य और पेयजल बहुत कम बचा है। लेकिन अजीब बात यह है कि नियमों के अनुसार हर 2 साल बाद वरिष्ठ अधिकारी नए साथी भेजते हैं ताकि वे उनकी जगह ले सकें। लेकिन अब तय समय बीत चुका है, फिर भी बदली करने वाले साथी अभी तक नहीं आए हैं। जब सभी लोग मायूसी में घिरे थे तो गश्त पर मौजूद श्याओ हाई ने डर के साथ देखा कि समुद्र में थोड़ी दूरी पर एक संदिग्ध जहाज धीरे धीरे पास आ रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि रडार ने उसे पहचान नहीं पाया। श्याओ हाई ने अनुमान लगाया कि वह जहाज शायद उन्हें बदलने के लिए आया हुआ है, लेकिन कप्तान ने देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। चूंकि वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सामने वाला दुश्मन है या दोस्त, कप्तान ने अलार्म बजा दिया और तीनों को तुरंत लड़ाई की तैयारी करने और तोप को उस अज्ञात जहाज पर निशाना बनाने का आदेश दिया। जैसे जैसे वह जहाज और करीब आता गया सभी लोग तुरंत घबरा गए। ऊपर संचार अधिकारी लिसा ने उस अज्ञात जहाज से संपर्क करने के लिए ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कोशिश की, लेकिन घंटों तक पुकारने के बाद भी जहाज से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब सभी कप्तान के तोप चलाने के आदेश का इंतजार कर रहे थे तभी कप्तान ने अचानक अपना मन बदल लिया और तुरंत पिस्तौल निकालकर श्याओ हाई को दे दी और उसे नाव से जाकर स्थिति की जांच करने का आदेश दिया। ये स्थिति देखकर श्याओ हाई अनिच्छुक था, लेकिन एक अच्छे सैनिक के रूप में उच्च अधिकारियों के दिए गए अंतिम आदेश के सामने उसे बिना किसी शर्त के मानना पड़ा। जैसे जैसे वह जहाज के करीब पहुंचा उसे और भी अजीब लगा। सुरक्षा के मद्देनजर उसने पहले शिष्टाचार दिखाने का फैसला किया, फिर कार्रवाई करने का, हेलो। लेकिन घंटों तक हेलो करने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और पूरा जहाज जंग से ढका हुआ था, बिल्कुल एक भूतिया जहाज की तरह। इस रहस्य को समझने के लिए श्याओ हाई ने अपने डर को काबू में रखते हुए डेक पर चढ़ाई की और जहाज के अंदर की जांच करने का फैसला किया। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उसने अपनी कमर पर लगे वॉकी टॉकी को बंद कर दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह छोटा सा कदम उसे जल्द ही खतरे में डाल सकता था। लेकिन जैसे ही वह कॉकपिट में पहुंचा उसने देखा कि वहाँ का सब कुछ बर्बाद हो चुका है और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अब काम नहीं कर रहे थे। सभी संकेत यह दर्शाते थे कि यह जहाज बहुत समय से छोड़ दिया गया है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जहाज पर अन्य लोग न तो जीवित दिखाई दे रहे थे और न ही उनकी लाशें। जैसे जैसे श्याओ हाई जहाज के अंदर बढ़ता गया उसे आश्चर्यजनक रूप से वहाँ 4 सेट सुरक्षा उपकरण मिले। यह देखकर श्याओ हाई तुरंत समझ गया कि यह जहाज उन्हीं की बदली के लिए आया हुआ है। लेकिन अजीब बात यह है कि वे 4 बदली वाले सदस्य आखिर गए कहाँ? अच्छी बात यह थी कि जहाज के सामान अभी भी वहाँ थे। भूख से बेहाल श्याओ हाई ने खाना उठाया और पेट भरना शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दूसरी ओर कप्तान पहले से ही चिंतित था। श्याओ हाई से संपर्क न होने पर उसे लगा कि श्याओ हाई किसी मुसीबत में है और उसने बिना कुछ कहे तुरंत परमाणु हथियार चालू करने की योजना बनाई। वह अपनी गर्दन से चाबी निकालता है और लिसा से दूसरी चाबी मांगता है। दरअसल परमाणु हथियार को सक्रिय करने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती है और दोनों के पास एक चाबी होती है। हालांकि लिसा कप्तान के इस कदम से सहमत नहीं थी, लेकिन चूंकि वह उसका वरिष्ठ अधिकारी था इसलिए उसे आज्ञा का पालन करना पड़ा। जैसे ही दोनों चाबियां कंट्रोलर में डाली गई, चौकी के नीचे का परमाणु हथियार धीरे धीरे सक्रिय हो गया और कप्तान का उद्देश्य उस खतरनाक जहाज को पूरी तरह से नष्ट करना था। लेकिन जैसे ही कप्तान गोली चलाने की तैयारी कर रहा था, दूसरी ओर भोजन कर चुके श्याओ हाई को अब वॉकी टॉकी चालू करने का ख्याल आया। लेकिन जैसे ही उसने उसे चालू किया वह डर से आधा मरा गया। हमें झूठ मिला, यहाँ कोई नहीं, सब साफ। अच्छी बात यह थी कि कप्तान को समय पर श्याओ हाई की प्रतिक्रिया मिली और एक त्रासदी टल गई। फिर कप्तान ने श्याओ हाई को आदेश दिया कि वह उस जहाज को वापस लाए और जब श्याओ हाई को पता चला कि कप्तान उसे लगभग मारने वाला था तो उसने चुपचाप उसकी आलोचना की। लेकिन अब कप्तान के पास श्याओ हाई पर ध्यान देने का समय नहीं था। वह अब यह समझने के लिए उत्सुक था कि उन 4 बदली वाले साथियों के साथ वास्तव में क्या हुआ। अपनी दुविधा को दूर करने के लिए उसने इंजीनियर गुआंगटो को जहाज की विद्युत प्रणाली की मरम्मत करने का संकेत दिया और फिर जहाज के नेविगेशन लॉक को निकालकर उसकी यात्रा की मार्ग रेखा बनाई। आश्चर्य की बात यह थी कि जब उसने आखिरकार इसे खींचा तो उसे एक अजीबोगरीब मार्ग दिखा। इस बीच दूसरी तरफ के 2 लोग भी खाली नहीं बैठे थे। उन्हें लगा कि यह यहाँ से निकलने का सबसे अच्छा समय है। अगर वे इस जहाज को मिस कर देते तो उन्हें यहाँ से निकलने के लिए फिर से 2 साल इंतजार करना पड़ता। ये सोचकर उन्होंने अलग अलग काम करने का फैसला किया। रात में गुआंगटो ने चोरी से जहाज के अंदर घुसकर अपनी कई वर्षों की मरम्मत के अनुभव से उसे मरम्मत करने का निर्णय लिया। वहीं श्याओ हाई ने चुपचाप मुख्यालय को संदेश भेजा कि रोटेशन शिप आ चुकी है। वे लोग रोटेशन टीम के साथ 100 प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं और उनकी अपनी 4 सदस्यीय टीम 3 दिन बाद वापस लौटेगी। अब उन्हें केवल जहाज के इंजन की मरम्मत करनी है और वे इस वीरान जगह से निकल सकते हैं। ये सोचकर दोनों में ऊर्जा भर गई। सौभाग्य से गुआंगटो की मरम्मत की कला बहुत अच्छी थी और थोड़े समय में उन्होंने जहाज को मरम्मत कर दिया। दोनों ने सोचा कि वे अब आखिरकार यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वे जहाज से बाहर निकले उन्होंने देखा कि कप्तान पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था और तुरंत ही उन्हें एक अजीब आदेश दिया। क्योंकि जब तक नए बदली साथी नहीं आ जाते चौकी पर किसी को रहना चाहिए और सभी को अपनी अपनी स्थिति से हटने की अनुमति नहीं थी और फिर उन्हें उस जहाज को उड़ाने का आदेश दिया। लेकिन इस बार गुआंगटो सीधे गुस्से में आ गया। उसे लगा कि कप्तान का यह कदम निश्चित रूप से आत्मघाती है, क्योंकि यह शायद उनका यहाँ से निकलने का एकमात्र मौका था। गुआंगटो किसी भी कीमत पर गोली नहीं चलाना चाहता था। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, कप्तान ने उसकी कान में गोली मार दी। कप्तान का इरादा मजाक करने का नहीं था। यह देखकर श्याओ हाई ने मजबूरी में जहाज को उड़ा दिया और कप्तान का यह कदम जनता के आक्रोश का कारण बना। पीछे से लिसा ने तेजी से हमला किया और तीनों ने मिलकर बेहोश कप्तान को घसीटकर एक कमरे में बंद कर दिया और लिसा ने इस मौके पर कप्तान की गर्दन से 2 परमाणु हथियार की चाबियां निकाल ली। अगले दिन सुबह श्याओ हाई खाना लाया। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि कप्तान ने उस जहाज को क्यों उड़ाया, लेकिन फिर कप्तान ने उसे एक बहुत बड़ा रहस्य बताया। असल में वह जहाज 3 महीने पहले ही रडार में दिखाई दे चुका था, लेकिन जब वे चौकी पर पहुंचकर सौंपने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक मार्ग बदल दिया और गलत स्थान पर जाकर रुके रह गए।
यह स्पष्ट था कि किसी ने जानबूझकर जहाज के लिए गलत स्थान प्रदान किया था। तो कप्तान को शक है कि जासूस या तो लिसा है या गंजा आदमी। इसीलिए उसने दृढ़ता से निर्णय लिया कि रोटेशन शिप को नष्ट कर दिया जाए ताकि जासूस को मीनार छोड़ने से रोका जा सके। लेकिन अब छोटा काला किसी भी तरह से कप्तान की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता। अचानक बाहर का गंजा आदमी क्रोधित हो गया और उसने लिसा का गला पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर से 2 परमाणु हथियारों की चाबियां छीन ली। बिना कुछ कहे उसने चाबियां डाल दी, परमाणु हथियार को सक्रिय कर मीनार को पूरी तरह से नष्ट करने की तैयारी की। स्पष्ट रूप से अब गंजा आदमी जीवन की सारी उम्मीदें खो चुका है। जैसे ही स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण हुई, छोटा काला समय पर पहुंचा और गंजे आदमी को शांत रहने की सलाह दी। अगले ही पल गंजा आदमी वास्तव में अपने हाथों की गतिविधियों को रोक दिया। मूल रूप से महत्वपूर्ण क्षण में इसने अंतिम परमाणु हथियार पासवर्ड भूल गया। इस तरह एक संकट का अंततः समाधान हो गया। लेकिन ठीक उसी समय छोटा काला ने अचानक देखा कि कैद कप्तान सचमुच खिड़की से भाग निकला था। लेकिन यहाँ व्यापक समुद्र के बीच में अब कप्तान कहाँ छुप सकता है। अगले दिन जब छोटा काला मछली पकड़ने का जाल खींच रहा था, वह भयभीत हो गया जब उसने देखा कि उसमें एक मानव हाथ उलझा हुआ था। जैसे ही उसने ऊपर खींचा, उसने देखा कि यह कल गायब हुआ कप्तान था और उसके माथे पर एक गोली का छेद था। छोटा काला ने यह देखते ही तुरंत एक बात याद की कि कप्तान ने कल उससे कहा था कि उनके अंदर दुश्मन जासूस मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि कप्तान ने कल जो कहा था वह बिना कारण नहीं था। अन्य 2 लोगों में से एक निश्चित रूप से जासूस है, लेकिन चूंकि लिसा उसकी गर्लफ्रेंड है, छोटा काला निश्चित रूप से उस पर भरोसा करता है और उसने उसे यह सब बताया। उसका मानना है कि गंजा आदमी वास्तव में एक गद्दार है और कप्तान ने सच्चाई की जांच की, इसलिए उसे मार दिया गया। इन सबको साबित करने के लिए छोटा काला ने प्रस्ताव दिया कि जहाज के नष्ट होने की जगह पर जाकर देखें कि क्या कुछ सुराग मिल सकते हैं। लेकिन उसी समय गंजा आदमी ने खुद आगे आकर कहा कि वह लिसा के साथ जाने की इच्छा रखता है और इस कदम से छोटा काला उसे लेकर और भी शक करने लगा। अपने विचारों की पुष्टि करने के लिए उसने तुरंत गंजे आदमी की भर्ती फाइलें खंगालनी शुरू की। देखने पर ही पता चला कि वास्तव में क्या है और उसने देखा तो चौंक गया। मूल रूप से गंजे आदमी को मानसिक बीमारी है, लेकिन उसे उसकी उत्कृष्ट मरम्मत तकनीक के कारण विशेष रूप से भर्ती किया गया था। ऐसा लग रहा है कि जासूस कोई और नहीं बल्कि गंजा ही है। लेकिन अब मामला उसकी गर्लफ्रेंड लिसा पर आ गया है। गर्लफ्रेंड लिसा गंजे के साथ है। जब उसे एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है, तो वह बाहर जाकर दूरबीन से दोनों की स्थिति का निरीक्षण करने लगा। जैसा सोचा था, पास की नाव पर एक व्यक्ति अकेले ही वापस आ रहा था। गर्लफ्रेंड के हालात बेहद खराब होने का एहसास होते ही घबराए हुए छोटा काले ने चारों तरफ हथियार तलाशने शुरू कर दिए। पर उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि लौटने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड लिसा है। हालांकि लिसा बार-बार समझा रही थी कि गंजा गलती से पानी में गिरकर मर गया, पर छोटा काले के मन में पहले से ही जवाब था। इसलिए देर रात जब लिसा गहरी नींद में थी, छोटा काला चुपके से शिफ्टिंग बोट की ड्यूटी रिकॉर्ड देखने लगा। जैसा सोचा था, उस रात की ड्यूटी पर लिसा ही थी। उसने भी उपाय करने का निर्णय लिया। अगले दिन जब लिसा की नींद खुली तो उसने पाया कि छोटा काला गायब हो चुका है। शंका के साथ उसने तुरंत वॉकी टॉकी से उससे संपर्क किया, लेकिन छोटा काला की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इस समय उसने देखा कि उसकी गर्दन पर लटकी दोनों परमाणु हथियार की चाबियां गायब हो चुकी थी। इस क्षण ने उसे एहसास करा दिया कि कुछ गड़बड़ है। फिर वह जल्दी जल्दी नियंत्रण कक्ष की ओर भागा। हालांकि जब वह वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटा काला पहले ही दोनों चाबियां नियंत्रण में डाल चुका था। परमाणु हथियार का आत्मविस्फोट उसके बस एक इरादे की दूरी पर था। जब उसने देखा कि उसकी योजना फेल हो गई है, तो लिसा ने भी सच्चाई को स्वीकार कर लिया। वास्तव में वह दुश्मन देश की ओर से आई एक जासूस थी। उसी दिन जब शिफ्टिंग बोट आई थी, उसने चुपके से वॉच टावर का लोकेशन डिवाइस हटा दिया और फिर शिफ्टिंग बोट को गलत स्थान पर ले गई। अंत में उसने साथी की तरह चुपके से शिफ्टिंग बोट के करीब आकर बिना उन 4 लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय दिए गोली मारकर उन्हें मार डाला। और उसने यह सब इसलिए किया ताकि वह वॉच टावर में रह सके और कप्तान की परमाणु हथियार की चाबी प्राप्त कर सके, जिससे संगठन इस वॉच टावर के परमाणु हथियार को नियंत्रित कर सके। उसने सोचा था कि यह योजना बेहतरीन है, लेकिन अंत में छोटा काला ने उसे पकड़ लिया। लेकिन 2 साल तक साथ रहने के बाद वह पूरी तरह से छोटा काला से प्यार कर बैठा। लेकिन उसी समय वह अपना मिशन भी नहीं छोड़ सकता था। हालांकि लिसा ने खुद को दयनीय दिखाया, लेकिन इस समय छोटा काला उस पर विश्वास नहीं कर सकता था। उसने बिना कुछ कहे परमाणु हथियार का स्विच दबा दिया और फिर शांति से मौत का इंतजार करने लगा। समय के साथ एक सेकंड बीतने के साथ दोनों को आश्चर्य हुआ कि यह तथाकथित परमाणु हथियार वास्तव में नकली था। यह केवल ऊपरी अधिकारियों द्वारा विरोधी ताकतों को डराने के लिए फैलाई गई एक धुंध थी। हालांकि एक परमाणु हथियार संकट टल गया था। अब वे वॉच टावर पर फंसे हुए थे क्योंकि एकमात्र शिफ्टिंग बोट भी पहले ही उड़ चुकी थी। लाचारी में दोनों को फिर से साथ आना पड़ा और वॉच टावर में एक मीठी दुनिया में रहना पड़ा। और इसी के साथ फिल्म का अंत हुआ।